चैप्टर 2315 इंटरस्टेलर माइग्रेशन 1। झंगी और उसकी टीम की जांच के अनुसार चांद पर दरारें लगभग आधे साल पहले ही प्रकट हो चुकी थी। सिर्फ लोग आकाश की ओर देखना भूल गए थे, इसलिए किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। उस समय दुनिया भर के देश अपने अपने महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त थे। जुनझेंग चर्च ने डेविल्स आई नामक अभियान चलाया था। नाइट्स ऑफ दी राउंड टेबल एटलांटिस जा चुके थे। भारत की 8 जातियां ट्रायमविरेट के परीक्षण में प्रवेश कर चुकी थी और फ्रीमॉन्स की ओर से मोरना के नेतृत्व में दल आर्कटिक ओशन की गहराई में खोई हुई सभ्यता के अवशेष खोज रहा था। आज जब चांद में आए परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देखा गया, तब से दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां प्रतिदिन उसके बदलावों पर नजर रख रही हैं। यद्यपि चांद में दरारें दिखाई देती हैं, वो अब भी प्रत्येक रात आकाश में ऊंचा लटका हुआ संसार को प्रकाशित करता है, मानो आगे कुछ और नहीं होने वाला हो। फिर भी लोगों के मन में गहरी बेचैनी बनी हुई है। झंगी इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि दुनिया की अन्य शक्तियां इस परिस्थिति पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी, क्योंकि ये केवल किसी एक व्यक्ति या राष्ट्र की समस्या नहीं, पूरी मानव जाति को मिलकर हल करनी होगी। उस दिन झंग यी ने प्रोफेसर डा विंसी से भेंट की। वुलुयन एम्पायर से लौटने के बाद से प्रोफेसर डा विंसी अपने शोध में पूर्णतः डूब गए थे। न भोजन का ध्यान, न विश्राम का। उन्होंने वुलुयन एम्पायर से प्राप्त विविध जैविक नमूने और उनके सांस्कृतिक अभिलेखों को प्रयोगशाला में फैलाकर अध्ययन आरंभ कर दिया था। ये सब उन्हें पागल कर देने के लिए पर्याप्त थे। वो अपने विला में बंद हो गए और उस दिन का भोज तक में उपस्थित नहीं हुए। जब झंग यी वहां पहुंचा, उसने दूर से ही भवन को थोड़ा कांपते हुए महसूस किया। उसने कुछ सोचा, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? मैं व्यस्त हूं। कंपन रुक गया। दूसरी मंजिल से ब्रायन की झुंझलाई हुई आवाज आई। मैं हूं केओस। ओ धत, मेरे प्रिय भाई यहां आए हैं। कुछ देर बाद ब्रायन केवल एक बात टॉवल में लिपटा, पसीने से लथपथ, दरवाजा खोलने आया। झंग यी ने बिना किसी भाव के उसकी ओर देखा। ब्रायन बोला, ऐसे मत देखो, मैं बस व्यायाम कर रहा था। झंग यी ने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसा तुम कहो। व्यक्तिगत व्यायाम भी व्यायाम ही है। मैं प्रोफेसर डा विंसी से मिलना चाहता हूं। वो यही है? ब्रायन ने अंगूठा उठाकर कहा। पीछे प्रयोगशाला में। झंग यी ने ब्रायन को जाकर दरवाजा खटखटाने को कहा। कुछ देर मनुष्य और कुत्ते में बहस हुई। फिर प्रोफेसर डा विंसी ने झंग यी को भीतर आने दिया। प्रयोगशाला में तरह तरह के अव्यवस्थित उपकरण फैले हुए थे। विशाल कांच के पात्रों में जटिल सेल टिश्यूज भरे हुए थे। झंग यी की पीठ में सिहरन दौड़ गई। क्या तुम छिपकली मानव और मनुष्य को मिलाकर कोई विकृति बनाने की सोच रहे हो? प्रोफेसर डा विंसी ने कहा, तुम अधिक सोच रहे हो। ऐसी जीव विज्ञान संबंधी कोशिशें हमने कई बार की है। परिणाम यह है, क्रिएटर द्वारा निर्मित जीव स्वयं में पूर्ण है। मैं तो केवल उनके जीन फ्रैगमेंट्स निकालकर उन्हें ह्यूमन जीन्स में संकलित कर रहा हूं, ताकि अधिक शक्तिशाली म्यूटेंट्स विकसित किए जा सकें। झंग यी ने अंगूठा उठाते हुए कहा, प्रभावशाली। उसने समय नष्ट न करते हुए सीधे मुद्दे की बात कही। उसने चांद में आए परिवर्तनों का वर्णन किया और पूछा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मेरा आशय कोलंबिया के उच्च स्तरीय लोगों से है। कई वर्ष पहले कोलंबिया के धनिकों ने डूम्सडे शेल्टर्स बनवाने शुरू कर दिए थे। यहां तक कि आज भी मानव जीवित रहने के आधार मार्स पर स्थापित किए जा चुके हैं। 10 साल पहले एक पागल उद्योगपति एलोन फ्रीमैन ने लगभग अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दुनिया भर से 300 विशेषज्ञों का दल लेकर मार्स बेस बसाया था। उस घटना ने विश्व स्तर पर भारी चर्चा पैदा की थी। इसके बाद उस अभियान की खबरें धीरे धीरे गायब हो गई। आज तक ये स्पष्ट नहीं कि कितने लोग जीवित हैं। झंग यी को इसलिए संदेह था कि कोलंबिया के उच्च स्तरीय लोगों को पहले से कुछ पता था।
प्रोफेसर डा विंसी ने निष्प्राण आंखों से झंगी को देखा और शांत स्वर में बोला, मनुष्य बहुत पहले से जानता है कि प्रलय अवश्य आएगा, इसलिए उनका ऐसे प्रयास करना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन में केवल जिज्ञासा के कारण शामिल हुआ था, साथ ही संसाधन प्राप्त करने के लिए। और हां, मैंने उनसे प्रलय के बारे में काफी जानकारी भी पाई है। बर्फ युग मानव सभ्यता का अंत नहीं है, फॉल का दिन यही सत्य है। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया था कि मानव सभ्यता का वास्तविक अंत मीटियोराइट फॉल से होगा। और वही एलोन फ्रीमैन इसलिए मार्स भाग गया। मार्स बेस को हिटोमी ऑर्गेनाइजेशन के अनेक सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, अन्यथा केवल उसकी सामर्थ्य से वो संपन्न नहीं हो सकता था। झंग यी ने धीरे से पूछा, तो क्या कोलंबिया के उच्च अधिकारी वास्तव में मार्स की ओर पलायन की तैयारी कर रहे हैं? प्रोफेसर डा विंसी ने कहा, यह सब सर्वोच्च गोपनीयता के अंतर्गत है, लेकिन लगता है कि वो प्रयास भी सफल नहीं हो रहा है। झंग यी ने पूछा, क्यों? डा विंसी हंसा, यदि मार्स वास्तव में सुरक्षित और रहने योग्य होता तो वे पूरी ताकत से वहां जा चुके होते। झंग यी ने सिर हिलाया, तुम सही कहते हो। जानकारी स्पष्ट नहीं थी। यदि मार्स भी मानव जीवन के योग्य नहीं तो पूरे सोलर सिस्टम में कोई विकल्प शेष नहीं। लगता है हमें चांद पर ही जाना होगा, उसके टूटने का सत्य जानने और इस महाविपत्ति को रोकने। झंग यी ने मन ही मन कहा, फिलहाल सबसे आवश्यक है अपने आप को और पूरी टीम को सुदृढ़ करना। वुलुयन एम्पायर से लौटने के बाद अधिकांश संसाधन झंग यी के पर्सनल एलियन स्पेस में सुरक्षित थे। भूमिगत जगत का विकास तेजी से चल रहा था। 20,000 मीटर गहराई पर स्थित सुपर स्पेस वुलुयन एम्पायर द्वारा अनगिनत वर्षों तक सुदृढ़ किया गया था। यदि चंद्र टुकड़ा प्रहार जैसा महाविनाश हुआ भी, तो जब तक प्रत्यक्ष टक्कर न हो वहां जीवन बच सकता है। झंग यी ने यांग एक्साइन को ढूंढ लिया और आने वाली आपदा के लिए बेहद सावधानी से तैयारी की योजना बनानी शुरू कर दी। सबसे बुरा परिणाम यह हो सकता है कि उन्हें सतह पर मौजूद सब कुछ पूरी तरह छोड़ना पड़े और जितने अधिक लोगों को संभव हो सके उन्हें लेकर भूमिगत भागना पड़े। पर इसकी कीमत यह होगी कि आगे बहुत लंबे समय तक शायद वे सूरज की रोशनी फिर कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ज्वालामुखीय राख पूरे आसमान को ढक देगी और संभव है कि यह स्थिति सैकड़ों वर्षों तक बनी रहे। इसके अलावा लू केरन, अंकल यू, फैटी क्षु और बाकी लोग भी इस समाचार को प्राप्त कर चुके थे और पूरी क्षमता से निर्माण को मजबूत करने में जुट गए थे। वे सेना की तैयारी कर रहे थे और मैकेनिकल आर्मी को और भी बड़े पैमाने पर विकसित कर रहे थे। वुलुयन एम्पायर पर हमले के समय संसाधनों की कमी के कारण केवल 50,000 मैकेनिकल लाइफफॉर्म्स को ही सक्रिय किया जा सका था, लेकिन अब पूरे वुलुयन एम्पायर के संसाधनों को लूट लेने के बाद ऊर्जा की समस्या पूरी तरह से हल हो चुकी थी। अब लू केरन को बस एक आदेश देना है और वे मैकेनिकल लाइफफॉर्म्स स्वयं अपनी प्रतिकृति बनाना शुरू कर देंगे। केवल 2 महीनों में झंग यी के पास 2 लाख मैकेनिकल ट्रूप्स वाली सेना होगी। वे युद्ध भी कर सकते हैं और साथ ही भूमिगत शहरों को खोदने वाले इंजीनियर के रूप में भी काम आ सकते हैं। जहां तक वेपन्स का सवाल है, लिंग गहरी नींद में चली गई थी और कोई नहीं जानता कि वो जागने पर कैसी होगी। लेकिन झंग यी की डीमन आर्मो ने एक और नया एवोल्यूशन प्राप्त किया। इस बार यांग एक्साइन ने आर्मोर ऑफ द एंड, जिसे उसने कब्जे में लिया था, लू केरन को सौंप दिया और कहा कि उसके सामग्री और कोर एनर्जी को झंग यी की डीमन आर्मो में सम्मिलित कर दिया जाए। आर्मोर ऑफ द एंड वुलुयन एम्पायर की एक निषिद्ध वस्तु थी, जो टेक्नोलॉजी और फेथ की शक्ति को मिलाकर बनाया गया सर्वोच्च हथियार था। जब यह जागृत होती है तो इसकी शक्ति ब्लैक बिशप के बराबर युद्ध क्षमता रखती है। यह वुलुयन एम्पायर के शाही परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी संचित की गई धरोहर थी, जिसे केवल शाही रक्त से ही सक्रिय किया जा सकता था और यह उनका अंतिम ट्रम्प कार्ड था। दुर्भाग्य से
वर्तमान सम्राट सी यी इसे सक्रिय ही करने वाला था कि यांग एक्साइन ने उस व्यक्ति को नियंत्रित कर लिया जो इसे नियंत्रित कर सकता था। अगर आर्मोर ऑफ द एंड युद्ध के समय सक्रिय हो गया होता तो युद्ध का परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता था। उस विशालकाय दानवसदृश बैटल आर्मोर को देखकर लू केरन दंग रह गई। उसने चीखते हुए कहा, क्या आप लोग पागल हैं? ये चीज पूरे राष्ट्रों को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इसे मेरे भाई की डीमन आर्मोर में मिलाना, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? यांग एक्साइन ने शांत चेहरे से उत्तर दिया, मेरे लिए इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन मेरे भाई को अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। उसने झाओ म्यू की ओर नरम, शांत आंखों से देखा और मुस्कुराई। आखिरकार मेरा भाई मेरी तलवार है और मैं उस तलवार की म्यान। जब तलवार अधिक धारदार होती है, म्यान को उसे समाहित करने के योग्य होना चाहिए। यांग एक्साइन हमेशा से स्वयं युद्ध में उतरना पसंद नहीं करती थी। एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते भले ही उसके पास शक्तिशाली एबिलिटीज हो, वो अपने हाथ खून से रंगना पसंद नहीं करती। उसे सबसे अधिक आनंद इस बात से मिलता था कि वो झंग यी को लगातार अधिक मजबूत बनने के लिए प्रशिक्षित कर सके। यही उसकी उपलब्धि थी, यही उसकी खुशी थी। झंग यी ने धीरे से हाथ फैलाते हुए कहा, शक्ति में बढ़ोतरी तो बढ़ोतरी है, और इसके अलावा इस चीज का एक और बड़ा उपयोग है। उसने आर्मोर ऑफ द एंड की ओर देखा। उसके भयानक राक्षसी स्वरूप को देखकर उसके दिमाग में एक छवि उभरी। साउथ वेस्ट रीजन के अंडरटेकर, केजे किंगडम के मार्शल कैंसीन। झंग यी को पता था कि फेथ की शक्ति को सीधे छूना खतरनाक है। ये आसानी से विनाश ला सकती है, लेकिन क्या होगा अगर इस शक्ति का वाहक बदल दिया जाए? वो आगे बढ़ा और आर्मोर ऑफ द एंड को छुआ। तुरंत ही उसके भीतर से भयानक हत्या की इच्छा लहर की तरह उमड़ी। झंग यी ने बिना किसी भय के अपनी इच्छा शक्ति से उसे दबा दिया। मैं स्वयं फेथ की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसे इस आर्मोर में संचित कर सकता हूं। हुएक्सू किंगडम में लोग अब मुझे एक देवता जैसा मानने लगे हैं, तो ये शक्ति बेकार क्यों जाए? मैं इसे इस आर्मोर में बांध दूंगा। वास्तव में झंग यी बहुत पहले से उस विष पाव को महसूस कर सकता था। जब बहुत से लोग एक ही इच्छा रखते हैं तो वो विल पावर में बदल जाती है, और जब वही इच्छा किसी अस्तित्व के प्रति भक्ति, समर्पण और विश्वास बन जाए, वो फेथ की शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। यांग एक्साइन ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, मैं 6 जिलों में प्रचार की व्यवस्था कर दूंगी। डीमन गॉड आर्मोर अब से आपके स्वरूप का प्रतीक बनेगा। आज से पूरे हुएक्सू किंगडम में आपकी उपलब्धियों का प्रसार होगा। हर व्यक्ति आपको इस देश के उद्धारकर्ता के रूप में देखेगा। जब सबकी आस्था इस आर्मोर में समाहित होगी, तो आप बिना किसी दुष्प्रभाव के फेथ की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। लू केरन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिभाशाली, ये तो सचमुच प्रतिभाशाली विचार है। झंग यी ने उसकी ओर देखा। केरन, क्या तुम ये सब संभाल सकते हो? लू केरन ने अपने हाथों को कसते हुए दृढ़ नजर से डीमन आर्मोर और आर्मोर ऑफ द एंड को देखा। कोई समस्या नहीं, मैं कर सकती हूं। मैं 30,000 पॉइंट व्हाइट बिशप स्तर को छूने से बहुत दूर नहीं हूं। उसकी शक्ति अब 25,000 तक पहुंच चुकी थी। युद्ध के दौरान उसने एक सिल्वर आर्मोर जनरल को स्वयं मार गिराया था और वुलियन एम्पायर के कई एलीट सैनिकों को नष्ट किया था। युद्ध के बाद झंग यी ने जो अपार संसाधन सबको दिए, उन्होंने उसकी क्षमताओं को और निखार दिया। अब वो हवा में मौजूद मॉलिक्यूल्स तक को तोड़कर अपनी इच्छा से नए पदार्थ तैयार कर सकती थी। झंग यी ने प्यार से उसका नरम चेहरा पकड़कर उन गलियों से हल्का सा दबाया और मुस्कुराया। फिर तो मैं निश्चिंत हूं। अब से ये सब तुम्हें सौंपा गया। झंग यी और यांग एक्साइन के चले जाने के बाद लू केरन को अब किसी सहायता की आवश्यकता नहीं रही। उसके पास अनगिनत मैकेनिकल इंजीनियर्स थे जो उसके हर आदेश को पूरा कर सकते थे।
उसे अब केवल अपनी नॉन एग्जिस्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का उपयोग करके विखंडन और पुनर्निर्माण करना था। चैप्टर 2316 इंटरस्टेलर माइग्रेशन। झंगी की टीम बेहद खौफनाक गति से बढ़ रही थी। डेंग टेक्नोलॉजी के सारे रिसर्च रिजल्ट्स अब झंगी के हाथों में आ चुके थे और इसी के साथ उसने ये भी जान लिया था कि मानव बड़े पैमाने पर एम्ब्रियो तैयार करके देवताओं को धोखा देकर उनसे स्पिरिचुअल एसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द ही झंगी ने अपना खुद का बायोलॉजिकल फैक्ट्री स्थापित कर लिया। शुरुआत में यह फैक्ट्री वो खुद चला रहा था और उसने झू केय को, जो इस क्षेत्र में बेहद कुशल थी, जानबूझकर इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उसके मन में यह धारणा थी कि झू केय एक उच्च नैतिक गुणों वाली व्यक्ति है। उसे इस तरह ईथर फ्रैगमेंट्स प्राप्त करने के तरीके को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में जब झू केय को यह बात पता चली तो उसने खुद ही आगे बढ़कर कहा कि वो इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना चाहती है। झू केय बोली, जब मानव जाति नाश के कगार पर खड़ी हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है अस्तित्व। नैतिकता और धर्म जीवित रहने की शर्त पूरी होने के बाद ही विचार किए जा सकते हैं। झंगी के साथ लंबे समय बिताने के बाद झू केय की सोच बदल चुकी थी। झंगी ने सिर हिलाया और शांत स्वर में कहा, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्ट्री और सेंटिपेड फार्म अब तुम्हारे हवाले हैं। फ्रॉग को भी साथ रखो, वो अब आधे विशेषज्ञ जैसा हो चुका है। बस इस वाक्य पर आकर झंगी थोड़ा रुक गया। उसकी आंखों में संदेह और उलझन की एक झलक दिखी। ये देखकर झू केय ने धीरे से पास आकर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसकी नरमी झंगी के दिल तक पहुंच गई। एक गर्माहट की तरह वो नरम आवाज में बोली, क्या हुआ? क्या हाल ही में तुम पर बहुत ज्यादा दबाव है? अगर जरूरत है तो तुम थोड़ी आराम कर लो, बाकी सब हम संभालेंगे। झंगी हल्का मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला, नहीं, बस मैं थोड़ा उलझा हुआ हूं। उलझा हुआ? झू केय ने अपनी बड़ी चमकती आंखें झपकाई। उनकी पलकें हल्के से कांपी। किस बात में? झंगी ने दूर देखते हुए धीरे धीरे कहा, पहले हम हमेशा मानते थे कि पूरा ब्रह्मांड ईथर से संचालित है, लेकिन सेंटिपेड की खोज ने यह सिद्ध किया है कि वे भौतिक पदार्थ की ऊर्जा को अलौकिक शक्ति में बदल सकते हैं। और हमने इतनी सारी अंडरवर्ल्ड सिविलाइजेशंस खोजी है, उनके पास विशाल मात्रा में ऊर्जा और पदार्थ संग्रहित है, परंतु पूरे ब्रह्मांड में ईथर फ्रैगमेंट्स की कुल संख्या लगभग स्थिर है, बढ़ नहीं रही। और अब हम इस बायोलॉजिकल फैक्ट्री का उपयोग करके ईथर फ्रैगमेंट्स को धोखे से बढ़ा सकते हैं। तो क्या ईथर के अलावा किसी अन्य प्रकार की शक्ति भी मौजूद है? उधर झंगी की सेंटिपेड फार्म अभी भी लगातार चल रही थी। हर दिन फ्रॉग को वहां बहुत बड़ी मात्रा में युवांशी औरे डालना पड़ता था। वे मोटे और विशाल सेंटिपीड्स बेहद तेजी से बढ़ते थे। सिर्फ एक चीज असंभव थी, वे इप्सिलॉन की सीमाओं को तोड़ नहीं सकते थे। बाकी कोई रुकावट नहीं, बस खाते रहो, बढ़ते रहो। और हर सेंटिपेड 9,999 एबिलिटी इंडेक्स तक पहुंचने के बाद उसे हार्वेस्ट कर लिया जाता था, उससे प्राप्त शक्ति को बॉटल करके झंगी और उसके साथियों की ताकत बढ़ाई जाती थी। झंगी ने झू केय की ओर देखा। अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढ पाए तो शायद हम और तेजी से मजबूत हो पाएंगे। हमें यूं एक दूसरे को लूटकर और मारकर आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा। झू केय की आंखें चमक उठीं। तो तुम नई ऊर्जा विकसित करना चाहते हो? झंगी ने गहरी सांस ली। लेकिन यह आसान नहीं है। 4.6 अरब वर्षों में हर महान सभ्यता ने हर संभव तरीका आजमाया है, फिर भी अंत में वे सभी एक दूसरे का शिकार करके ही ईथर फ्रैगमेंट्स प्राप्त करते रहे। सेंटिपेड भी सीमित है। बिना सोर्स ऑफ गॉड या स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस के वे इप्सिलॉन नहीं तोड़ सकते। लेकिन ऐसा लगता है कि वे इस नियम के लिए
एक बग है। मुझे एक एहसास है, अगर ये विचार सही निकला तो शायद हम क्रिएटर द्वारा बनाए गए पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। झू के ने धीरे से अपना सिर झंग यी के कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखों में गर्व और मोह था। झंग यी, तुम वास्तव में एक जीनियस हो। झंग यी ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। मैं हमेशा से था। रास्ता लंबा और कठोर है, पर मैं ऊपर नीचे हर जगह उसे खोजता रहूंगा। झंग यी के पास अभी केवल एक अनुमान था, पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं। इसलिए फिलहाल उसे अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान देना था। आने वाले समय में पूरा हुएक्सू किंगडम भयावह गति से उन्नति करने लगा। 6 बड़े क्षेत्र, संसाधन, तकनीक और झंग यी द्वारा आवंटित एलियन फोर्सेस, सब में चमत्कारी सुधार हुआ। खासकर तियनहाई सिटी। झंग यी अपने साथियों को लेकर फिर से अपने जन्मस्थल तियन सिटी लौटा। हालांकि वो फिर से खंडहर बन चुका था, लेकिन पुनर्निर्माण बेहद आसान था, क्योंकि मानव श्रम की आवश्यकता लगभग नहीं थी। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स, मौजूद मलबे से ईंट, कंक्रीट, बुलेट प्रूफ ग्लास तक सब कुछ तुरंत बना लेते थे। खंडहरों की धातुओं को उठाकर वे नए स्टील बार्स भी ढाल लेते थे। इस तरह नया तियनहाई सिटी वी बार फिर से और बड़ा और समृद्ध रूप लेकर खड़ा हुआ। बैली चेंकिंग द्वारा प्रशिक्षित फुयिंग आर्मी ने हालिया युद्ध में 32 सैनिक खो दिए। ये संख्या कम नहीं थी, लेकिन जो जीवित बचे वे अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनमें निर्दय, शांत और अडेग योद्धा स्वभाव जन्म ले चुका था। झंग यी के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सेंटिपीड्स की ऊर्जा वृद्धि की व्यवस्था कर दी। जल्द ही फुइंग फोर्स 9000 प्लस एबिलिटी इंडेक्स वाली अभिजात योद्धाओं की सेना बन जाएगी। वहीं यांग जिंगसन ने 6 बड़े जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन जब उन्होंने सुना तो लगभग चकित रह गए। क्या केओस चाहता है कि हम हर दिन उसके कार्यों का प्रचार करें? क्या वो खुद को भगवान बनाना चाहता है और प्रचार उसकी खुद की छवि की नहीं, बल्कि उसके आर्मोर की होनी है? इसका क्या मतलब है? 6 जिलों के अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन साउथ वेस्ट रीजन में अंडरटेकर ने यह सुनकर कुछ समझ लिया। जू एगुओ और ल्यूजुओ ने तुरंत कहा, हम हिज एक्सीलेंसी हुंदून के आर्मोर की छवि को सीधे जोखंग टेम्पल में स्थापित करेंगे और उसे देवताओं और बुद्धों के साथ पूजेंगे। ये आश्चर्य की बात थी कि तांत्रिक बुद्धिज्म का नेता ऐसी दूरदृष्टि रखता है, लेकिन उनके लिए झंग यी जो कर रहा था वो बुद्ध द्वारा किया गया कार्य ही था, और इसलिए उसकी पूजा और भेंट स्वीकारना पूर्णतः स्वाभाविक था। शेंगजे में जब यह खबर हो तू तक पहुंची तो उसने धीमे स्वर में कहा, क्या हुडान विश्व की इच्छा शक्ति को इकट्ठा करके आस्था से शक्ति बढ़ाना चाहता है? क्या उसने अपना निर्णय बदल दिया है? यांग जिंगसन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम बस वही करो जो मैंने कहा है, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। आज झंग यी की शक्ति पूरे हुएक्सू किंगडम में सबसे उच्च थी और पूरी मानव सभ्यता में शायद अद्वितीय। उसकी मांग कभी भी अत्यधिक नहीं थी, इसलिए कोई भी उसके मार्ग में विरोध करने नहीं खड़ा हुआ। जल्द ही 6 बड़े जिलों के सार्वजनिक समाचार चैनल हर दिन हुएक्सू के लोगों को यह बताते कि झंग यी ने उनके लिए क्या किया है, और डीमन आर्मोर में उसकी छवि हर नागरिक के हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गई। रात में आकाश हमेशा बिल्कुल मृत सा शांत रहता है, जिसमें सिर्फ इक्का-दुक्का टूटे फूटे तारे दिखाई देते हैं। घने काले बादलों से ढके आसमान के नीचे जंगल में ऊंचे और काले पेड़ उग रहे थे, जो बिल्कुल सूखे पेड़ों की तरह दिखाई देते थे। उन पर पत्ते नहीं थे, केवल तना
और ऊपर की शाखाएं मानो किसी ने छड़ी जैसे आकार का चित्र बना दिया हो, और हवा भी मानो उन्हें हिलाने में असमर्थ थी। विशाल पर्वतों पर विशाल पेड़ उगे थे, और वे पर्वत भी गहरी निराशा जैसे काले थे। पहाड़ खड़ी चट्टानों के बीच सीधे खड़े थे, और उन्हें आपस में जोड़ती थी कुछ डगमगाती पत्थर की पुलें, जो देखने में ही टूट जाने जैसी लगती थी। लेकिन इस दिखने में निर्जन क्षेत्र के बीच अचानक मधुर संगीत की लहरियां सुनाई दे रही थी। संगीत सुरीला था, कोमल था, मानो प्रकृति स्वयं गा रही हो। ये ध्वनि एक सूखे, मुरझाए जंगल से आ रही थी। एक लड़की जो बिल्कुल शुद्ध सफेद पोशाक पहने थी, एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और चेहरे पर मदहोश सी मुस्कान लिए उस संगीत को शांति से सुन रही थी। संगीत बजाने वाला व्यक्ति उसके सामने बैठा था। वो विशाल, अंधकारमय और विकृत था। उसकी बनावट को केवल अमूर्त रूप में ही समझा जा सकता था, मानो वो किसी काली धुंध से ढका हुआ हो। परंतु फिर भी उसके विशाल, भयानक पंजे दिखाई देते थे, और उसके मरोड़दार सिर से निकलती ठंडी, सख्त हड्डियां भी। वो विशाल दानव लड़की के सामने बैठा था। उसके हाथों में एक लंबा, विचित्र आकार का वाद्य था। वो मानव जगत की बांसुरी जैसा दिखता था, पर उसके छेद कम थे और बनावट बिल्कुल साधारण, जैसे हाथ से तराशा गया हो। लेकिन इतनी साधारण बांसुरी से भी वो जो संगीत निकाल रहा था, वो किसी अनुभवी संगीतकार से कम नहीं था। इस अंधेरी और एकाकी रात में हल्की रात की हवा एक गहरी शांति और दूरियों का एहसास करा रही थी। सफेद पोशाक वाली लड़की उस दानव के संगीत को सुन रही थी, अपने आप को भूलकर, और ताल के साथ अपने पैरों को हल्के हल्के हिला रही थी, खुश होकर। सौंदर्य और दानव, ये दृश्य अजीब और अविश्वसनीय प्रतीत होता था, क्योंकि जिसे भी वो दृश्य दिखता, उसे लगता कि लड़की बहुत ही नाजुक है और दानव उसे कभी भी पकड़कर चबा सकता है। दानव का लंबा चौड़ा मुंह उसे एक ही पल में टुकड़े टुकड़े करके निगल सकता था। लेकिन सामने बैठा दानव इस समय अत्यंत शांत था। संगीत समाप्त करने के बाद उसने अपने मुंह से धीमी, सुखद ध्वनि निकाली। लायक सिंह, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम डार्क सन फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगे और नाइट विच को ढूंढ लेंगे, तुम्हारी आंखों को ठीक करने का अवसर मिल जाएगा। उसके बाद तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाओगी। लड़की शन लायक सिंह ये सुनते ही खिल उठी। सच में? ये तो बहुत अच्छा है, फेंगू। तब मैं तुम्हारा चेहरा भी साफ साफ देख पाऊंगी। लड़की पत्थर से कूदकर उठी और फेंगू का चेहरा छूने के लिए आगे बढ़ी। फेंगू तुरंत 2 कदम पीछे हट गया, घबराकर बोला, नहीं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है। शायद मुझे देखकर तुम डर जाओगी। शन लायक सिंह मुस्कुराई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे जैसे भी दिखते हो, मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे संगीत में मैं तुम्हारी आत्मा की पवित्रता को सुन सकती हूं। यह सुनकर दानव ने अपना सिर झुका लिया, लज्जा, अपराधबोध और दर्द के साथ, क्योंकि वास्तव में वो पवित्र नहीं था, बल्कि क्रूर, कुरूप और इस दुनिया का सबसे अपवित्र अस्तित्व। उसी समय दूर पहाड़ियों के पार अचानक एक चकाचौंध करती हुई रोशनी दिखाई दी। एक क्षण में पूरा अंधेरा जगत रोशनी से भर गया। दूर की पर्वत श्रृंखलाओं के अंत में चमकदार चांदी की लहरें बहती हुई दिखाई दी, मानो पिघला हुआ पारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। पूरा घाटी क्षेत्र उजाला प्राप्त करने लगी और फैली हुई काली धुंध दबने लगी। फेंगू का चेहरा अचानक बदल गया। बुरा हुआ, वे शापित होली सिल्वर नाइट्स फिर से हमारा पीछा कर रहे हैं। पर्वतों से परे, विस्तृत मैदानों पर चांदी जैसे कवच पहने हुए योद्धाओं की सेना आगे बढ़ रही थी। उनके कवच इतने पूर्ण थे कि मानो किसी कलाकार की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हो। वे विभिन्न शस्त्र हाथ में लिए थे और उनकी निगाहें कठोर और दृढ़ थी। सबके आगे खड़ी थी,
एक अत्यंत सुंदर महिला योद्धा। उसका चेहरा इतना उत्कृष्ट था, मानो सर्वश्रेष्ठ शिल्पकार ने उसे तराशा हो। उसकी देह की संरचना पूर्ण थी, इतनी पूर्ण कि सामान्य मानव उस अनुपात तक पहुंच ही नहीं सकते। यही तो कारण था कि भविष्य में क्रिएटर नई मानव जाति को इसी अनुपात में बनाने वाला था। वो चांदी के कवच में लिपटी थी। उसका चेहरा नाजुक और छोटा, आंखें तेज अंबर रंग की, और उसके लंबे सिल्वर बाल उसकी पीठ से होते हुए पैरों तक गिरते थे। यह क्लैन हुई एम्पायर, 7वीं गार्डियन जनरल, जुलाई 7। नाम एक्साइव यूनियन। वो पूर्णता का प्रतीक थी। यदि इस समय झंग ही यहां होता तो वो एक नजर में उसकी पहचान कर लेता, क्योंकि उसके चेहरे पर लिंग जैसी फैमिलियर छवि थी। एक्साइव यूनियन पर्वतों के किनारे खड़ी होकर उस विशाल विकृत काले पर्वत क्षेत्र को निहार रही थी, जो काले धुंध में डूबा हुआ था, मानो नुकीले अंधकार के दांत हो। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें तलवार की धार जैसी तेज। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इंग शैडो वॉरियर, शन लायक सिंह को लौटा दो। मैं तुम्हारी मृत्यु को क्षमा कर सकती हूं। शन लायक सिंह ने ये आवाज सुनी और खिल उठी। ओह, वो तो सिस्टर एक्साइव यूनियन है। वो आगे बढ़ना चाहती थी, पर फेंगो ने तुरंत उसे पीछे से पकड़ लिया। मत जाना, लायक सिंह, वो तुम्हें मारना चाहती है, एक्साइव यूनियन शांत स्वर में बोली। फ्लेम कन्वर्शन उसका भाग्य है। इंक शैडो वॉरियर, तुम्हारे डार्क मून एम्पायर के प्रीस्ट्स ने हमसे समझौता किया था। क्या तुम चाहते हो कि हमारे दोनों एम्पायर्स तुम्हें एक साथ शिकार बनाए? फेंगू के मुंह से एक विचित्र हंसी निकली। हे, फ्लेम बनने का भाग्य, कितना ऊंचा और पवित्र शब्दों में लपेटा हुआ धोखा। उसके पास कोई कारण नहीं कि वह तुम्हारे लिए स्वयं को बलिदान करे। एक्साइव यूनियन, ये हुए एम्पायर नहीं, ये लॉस्ट फॉरेस्ट है। यदि हिम्मत है तो अंदर आओ। ये सुनकर एक्साइव यूनियन की आंखों की धार और गहरी हो गई। उसने कोई भाव नहीं दिखाया, पर एक साफ क्लैंग की आवाज के साथ उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाल ली। उसने तलवार को ऊपर उठाया और उसे नीचे की ओर प्रहार किया। धम, अनंत डिवाइन मूनलाइट तलवार से फूटी और दूर तक फैले अंधकारमय जंगल पर टूट पड़ी। फेंगू का विशाल शरीर फैल उठा और जनरल जुलाई के इस दिव्य प्रहार के सामने उसका विकृत मुंह चौड़ा हो गया। उसका शरीर बड़ा नहीं हुआ, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व से काली स्याही जैसी छाया फैलने लगी। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।